हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी चैप्टर्स के मिक्स टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। आपको इसका आंसर भी करना है कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के हैं। तकरीबन सभी चैप्टर कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो 10 क्वेश्चंस है, तो डिफरेंट चैप्टर में से है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose one side is 3 meter and diagonal is 5 meter. Option A 12, option B 8, option C 16, option D 14. हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले चैप्टर में है। ठीक है, मेंसुरेशन में भी हम रेक्टेंगल का पार्ट है। हाँ जी, टाइम अप। तो हम रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 3 मीटर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब वो कहता है उसकी एक साइड कितनी है, 3 मीटर। मैंने इसकी एक साइड ले ली 3 मीटर। अगर मेरे पास ये एक साइड 3 मीटर है तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड भी क्या हो जाएगी, मेरे पास 3 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये साइड ऑपोजिट होती है। दूसरी बात, रेक्टेंगल की एक खासियत है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, इसीलिए मैंने इसको डबल लाइन लगा दी। यहाँ भी डबल लाइन लगा दी, क्यों? क्योंकि ये आमने सामने है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट वो कहता है डायगोनल इज 5 मीटर। तो डायगोनल पहले तो होता क्या है, डायगोनल होता है ऑपोजिट एजेस को ज्वाइन करते हैं। जब ये ऑपोजिट एजेस है, इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया, डायगोनल। ये मेरा क्या बन गया, डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ गिवन है मुझे 5 मीटर। ये मेरा क्या बन गया, डायगोनल। और मेरे पास डायगोनल की लेंथ गिवन है, दैट इज 5 मीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे पास तो रेक्टेंगल का एरिया का एक ही फॉर्मूला है। मेरे पास रेक्टेंगल के एरिया का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, एक ही फॉर्मूला मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होगी, ब्रेथ, दैट इज 3 मीटर, दैट इज ब्रेथ। अब मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, पहले मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात तो क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी। मेरे पास ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, दैट इज ए बी सी। तो मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसमें एक चीज है, वो क्या है, एक रूल अप्लाई होता है। उस रूल का क्या नाम है, पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था। वो रूल सिर्फ एक ही कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है। वो कंडीशन क्या है कि एक ट्रायंगल होनी चाहिए और ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री पक्का होना चाहिए। वो रूल सिर्फ ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है, और ट्रायंगल में भी किस ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर।
ट्रायंगल तो बहुत सारी होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, स्केलियन ट्रायंगल होती है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल होती है एंड राइट एंगल ट्रायंगल होती है। पर इन चारों ट्रायंगल में से सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने पाइथागोरस रूल दिया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहती क्या है, पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लो। तो डायगोनल मेरे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का काम कर रही है, तो मैंने क्या कर दिया, ए बी का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के। बेस क्या है, ए सी, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए सी का स्क्वायर प्लस ये साइड बच गई बी सी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए बी की लेंथ 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, 25 बनेगा। अब ए सी मतलब क्या है, उस ट्रायंगल की लेंथ, उसका स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस ए बी सी, बी सी क्या है मेरे पास 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्योंकि मुझे ये लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 प्लस का है, लेफ्ट साइड जाएगा, 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस करें 16 आ गया, तो लेंथ का स्क्वायर 16 आ गया। किसका स्क्वायर 16 होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 तो होता है, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 तो होएगा। अगर 4 का स्क्वायर 16 होएगा तो लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई। क्योंकि लेंथ 4 है तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, तो मल्टीप्लाई करना था, क्यों, एरिया निकालना मुझे। तो एरिया क्या हो गया, 4 3 12। अब 12 मेरा क्या हो गया, एरिया, 12 मेरा क्या हो गया, एरिया। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मीटर में आ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। या फिर ऐसा लिखा हो सकता है स्क्वायर मीटर। दोनों ही कंडीशन सेम है, दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे आप मीटर स्क्वायर लिख लो चाहे आप स्क्वायर मीटर लिख लो। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 12 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, हमें रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा था। मुझे पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पाइथागोरस रूल अप्लाई कर दिया, आंसर निकाल लिया लेंथ की टर्म्स में। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन 12 स्क्वायर मीटर इज माई राइट आंसर बन जाएगा। बोलो, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एज वाले चैप्टर में से, सेकंड क्वेश्चन आपके पास एज वाले चैप्टर में से है, जो कि स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 2:1, 6 years earlier the ratio was 3:1, what is the sum of the present ages of A and B? Option A 24, option B 26, option C 34 and option D 36। हाँ जी, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी इसका राइट आंसर बनेगा। अगेन आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया। कहता क्या है, ए एंड बी की प्रेजेंट एज गिवन है रेशो में, ए एंड बी की प्रेजेंट एज गिवन है रेशो में, दैट इज 2:1। ये तो मेरे पास है प्रेजेंट एज, ये तो मेरे पास है प्रेजेंट एज, ठीक है। अब वो कहता है 6 year earlier रेशो वाज 3:1,
तो उनकी रेशो 3:1 बन जाती है। कब बनती है? 6 years अर्लियर। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा। देखो अब अगर मैं अर्लियर की बात करूं, अगर मैं अर्लियर की बात करूं तो मुझे इतना क्लियर है, अर्लियर मतलब पहले, इसका मतलब होता है बिफोर। अर्लियर मतलब पहले, ठीक है, क्योंकि अर्लियर मतलब पहले होता है तो मतलब क्या है, अगर मैं पहले वाली एज में से 6 माइनस कर दूं, 6 साल घटा दूं, तो मेरे पास उसके पहले वाली एज आ जाएगी, उसके पहले वाली एज आ जाएगी। बोलो इतना क्लियर? इतना क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर मैं उसकी प्रेजेंट एज में से 6 साल माइनस कर दूं तो मेरे पास उसकी क्या एज आ जाएगी, 6 साल पहले वाली एज आ जाएगी, क्योंकि अर्लियर मतलब पहले होता है मेरे पास। ठीक है ना, तो मैंने प्रेजेंट एज ले ली 2x 1x में लिख सकते हैं, ये 2 रेशो है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग 2x लिख दिया, ये 1 रेशो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 1x लिख दिया। अब अगर मैं इसमें से 6 साल माइनस कर दूं, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, अगर मैं प्रेजेंट एज में से 6 साल माइनस कर दूं तो मेरे पास एज कौन सी बनेगी, 6 साल पहले वाली। एज कौन सी बनेगी, 6 साल पहले वाली, जो कि मेरे पास 3:1 गिवन, जो कि मेरे पास 3:1 गिवन है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 से, ठीक है, लिख दिया। 1x लिखो ना लिखो आपकी इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, 2x माइनस 6 लिख दिया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करी, 3x आ गया मेरे पास, इतना क्लियर। आगे अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 6 3 18 होता है, यहाँ माइनस का निशान लगा है, लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ 2x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का बन जाएगा। यहाँ 18 माइनस का है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि मैंने प्लस से माइनस शिफ्टिंग कर दी, जो टर्म प्लस में थी उधर जाकर माइनस हो गई, जो इधर माइनस में थी उधर जाकर प्लस होगी। अब 3 माइनस 2 कितना हो गया, तो 1 ही हो गया। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 6 गए 12, 18 बड़ा है, निशान प्लस का है, तो 12 ही मेरा आंसर आ जाएगा, 12 ही मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब वो बोलता है प्रेजेंट एजेस का सम फाइंड करना। पहले हम प्रेजेंट एज तो फाइंड कर ले, ये 2 थी, ये 2 थी, तो 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, 2 गुने 12 दैट इज 24। ये x थी मतलब 1 थी, तो ये कितना बन गया, 12 ही बनेगा। अब इनका हमें सम फाइंड करना है, मतलब प्लस, तो प्लस कर दे, कितना हो गया, ये 36 बनेगा। तो इनकी एजेस तो आ गई 26 और 12 साल, इनकी एजेस का सम आ गया मेरे पास 36 साल, तो इनकी एजेस का सम मेरे पास क्या आ गया, 36 साल। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन 36 इयर्स इज माई राइट आंसर, मेरा राइट आंसर बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इन ए जू देयर वर रैबिट्स एंड पिजन्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में से है, ठीक है। हाँ जी, in a zoo there are rabbits and pigeons. If heads are counted there are 50, if legs are counted there were 140. How many pigeons are there? Option A 20, option B 25, option C 30, option D 35। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो इसका राइट आंसर बने।
जो इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, टाइम अप हो गया। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये दे रखा है, रैबिट्स हैं एंड पिजन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में से है। तो हमें ये दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि रैबिट्स हैं एंड पिजन्स हैं। तो हमें पता है रैबिट का, अगर मैं हेड की बात करूं तो रैबिट का हेड एक होता है, पिजन का भी हेड एक होता है। अगर मैं लेग्स की बात करूं तो रैबिट की 4 लेग्स होती हैं, पिजन्स की 2 लेग्स होती हैं। इतना तो आप सभी को पता ही हो, ठीक है। अब वो कहता है, पहले हम इसकी बेसिक अप्रोच देखते हैं। वो कहता है हेड्स कितने हैं, 50 हेड्स है। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रैबिट के हेड प्लस पिजन के हेड, टोटल हेड्स 50 है। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर मैं रैबिट्स की, देखो ये एक रैबिट का हेड है, हमें नहीं पता रैबिट्स कितने हैं, हमें नहीं पता पिजन्स कितने हैं, हमने उन दोनों का सम कर दिया जो कि 50 आ गया। वो कहता है अगर लेग्स को काउंट करें ना तो लेग्स मेरे पास 140 बनेंगी। तो यहाँ लेग्स कितनी है रैबिट की, 4 है, प्लस पिजन्स की लेग्स कितनी है, 2 है। टोटल लेग्स कितनी है, 140 है। मैंने लिख दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिजन की वैल्यू निकाल ली मैंने, 50 माइनस रैबिट लिख सकते हैं। पिजन की वैल्यू निकाल ली, रैबिट प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, पिजन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, पिजन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, ठीक है। 4r प्लस 2, पिजन्स है मेरे पास 50 माइनस रैबिट इक्वल टू 140, क्लियर। अब 4r प्लस 50 दूना हो जाएगा 100 माइनस 2r हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 140। अब 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2r। 100 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, 140 में से 100 गए, कितना आ गया, 40 बन जाएगा। तो रैबिट्स कितने आ गए मेरे पास, 20। तो रैबिट्स कितने आ गए, 20। अगर मेरे पास रैबिट्स 20 आ गए, अगर मेरे पास रैबिट्स 20 आ गए तो पिजन कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। पिजन्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो मेरा आंसर भी आ गया। तो मेरा ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन 30 इज माई राइट आंसर, ठीक है। इसको बेसिक अप्रोच ही करें आप, ठीक है। करना क्या था, पहले हमने बेसिक लाइन लिख दी कि रैबिट और पिजन 50 है, लिख दिए। नेक्स्ट, रैबिट और पिजन की लेग्स 140 है, क्योंकि रैबिट की 4 होती हैं, पिजन की 2 होती हैं, हमने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को सोल्व करना है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, पिजन की वैल्यू निकाल ली, आप रैबिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट पिजन में आ जाएगा। उसने पिजन तो फाइंड करना था, उसने पिजन की वैल्यू फाइंड करने को बोली थी, तो वह फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले चैप्टर में से है, जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन होएगा, हाँ जी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, हम रीड करते हैं। हाँ जी, A man covered a certain distance between his house and office on a scooter having an average speed of 60 km per hour. He is late by 20 minutes. However, with the speed of 80 km per hour, he reaches his office 10 minutes earlier. Find the distance between his house and office. Option A 120 km, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। हाँ जी, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा।
ठीक है, फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, रीड करते हैं। देखो कहता क्या है कि एक मैन का हाउस है, दूसरी साइड उसको ऑफिस है, ठीक है। तो मैन पहले क्या करता है, उसे ऑफिस पहुंचना है। सपोज कर लो उसे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। सपोज कर लो उसे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। तो अगर वो स्कूटर पर जाता है, कितनी स्पीड पर जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो अपने ऑफिस जाता है, ठीक है, अर्लियर। ओके, एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 20 मिनट। तो वो 20 मिनट लेट होता है। इसका क्या मतलब है, वो 10:20 पर पहुंच रहा है ऑफिस। इसका मतलब क्या है, वो 10:20 पर ऑफिस पहुंच रहा है, मतलब वो लेट पहुंच रहा है, मतलब वो लेट पहुंच रहा है। यही मतलब है इसका। नेक्स्ट वो कहता है अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है, अगर वो, देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, उसने हाउस से ऑफिस ही पहुंचना है। अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो 10 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब वो कितने पर पहुंचेगा, 9:50 पर पहुंच जाएगा, दैट इज अर्लियर। अब देखो उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुंच गया। उसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी कि देखो यहाँ पर 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 घंटे में, यहाँ पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता था। अब वो क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंचता है, क्योंकि वो बाद में पहुंचता है 20 मिनट, तो टोटल डिफरेंस क्या बन गया, 30 मिनट्स का। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट का होया। देखो 20 मिनट का यहाँ पर हो गया, 10 मिनट का यहाँ पर हो गया, कितना हो गया टोटल, 30 मिनट का डिफरेंस हो गया उसकी अर्लियर में और लेट में। मतलब वो पहले पहुंचता है या फिर देरी से पहुंचता है। देखो मैंने क्या बोला, टाइम t1 ले लिया और टाइम t2 ले लिया। क्यों लिया, देखो ये बात तो हमें क्लियर है कि उन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का। इतना तो हमें क्लियर है। अब टाइम होता क्या है, पहले इधर आइए, स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मेरे पास यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं टाइम को इधर ले जाऊं, स्पीड को इधर ले जाऊं, ले जा सकते हैं अभी। तो टाइम क्या बन गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड बन गई। टाइम का फॉर्मूला न्यू जनरेट हो गया, वो क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि मेरे पास टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, तुमने डिस्टेंस को d कंसीडर कर लिया, डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी थी उसकी, 60, तो मैंने यहाँ पर 60 लिख देना, मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया, माइनस t2 टाइम कौन सा था, जब उसकी स्पीड 80 थी। क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड 80 है, लिख दी। अब ये घंटों में है, आवर्स में है, तो इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट्स मतलब 30/60 आवर्स। इतना तो क्लियर होगा आपको।
जिसने वीडियो देखी है डिस्टेंस टाइम स्पीड वाली, उसको ये क्लियर होगा मैंने इसे क्यों लिखा। ठीक है, अब 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो कितना आ गया ये 1/2, 1/2 आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, जी हाँ यहाँ से 20 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया d माइनस डी अपॉन 3/4, 20 कॉमन लिख दिया मैंने इसको। लिख सकते हैं भाई, 20 तिया 60 ये रहा, 20 चौका 80 ये रहा, तो ये क्या है मेरे पास इक्वल टू 1/2 है। बोलो इतना क्लियर। आगे मूव करते हैं हम। हाँ जी, तो इसका मैं एलसीएम लूं तो 4 थी कितना बनेगा 12 बन जाएगा, 1/20 12 एलसीएम बन गया मेरे पास। ठीक है, एलसीएम के बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा मेरे पास 4d माइनस 3d इक्वल टू किसके है 1/2 के, 1/2 की इक्वल है ये चीज मेरे पास। ठीक है, अब कितना हो गया ये d/12, साथ में कौन मल्टीप्लाई में है 1/20, दैट इज इक्वल टू हाफ। अब ये डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो d कितना आ गया, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा क्योंकि ये डिवाइड में थे, उधर जाकर मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 10 दूना 20, तो 10 गुना 12 कितना हो गया 120। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर जो उसके हाउस में उसके ऑफिस तक का डिस्टेंस था। किलोमीटर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास ये यूनिट्स यहाँ पर किलोमीटर के थे, मीटर नहीं लिखना। अगर ऑप्शन में मीटर है, आंसर 120 ही है, तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा ये आंसर किलोमीटर में आया है तो किलोमीटर ही रहने देना है। बेसिकली हमने किस अप्रोच से किया, क्योंकि ये लेट हो रहा था 20 मिनट्स और ये जल्दी पहुंच रहा था 10 मिनट्स, तो हमने इनका टाइम का डिफरेंस 30 मिनट ले लिया। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस को स्पीड पुट कर दिया, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली कि हाउस और ऑफिस का डिस्टेंस क्या था, जो मेरे पास आ जाएगा 120 किलोमीटर। हाँ जी, तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट of which the base and altitude are 33 centimeter and 14 centimeter respectively is to be reduced to 1/3 by drilling the circular hole through it. Calculate the diameter of the hole. Option A 7, option B 14, option C 6, option D 12 centimeter। हाँ जी, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये भी मेंसुरेशन वाले चैप्टर में है, मोस्ट हिट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे जल्दी से। ये आज की क्लास का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, तो कहता क्या है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, वो कहता है ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ विच बेस इज 33, बेस क्या है उसका 33 सेंटीमीटर, दैट इज बेस। ठीक है, ये बेस है। एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, कितनी है उसकी 14 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमें बेस पता लग गया 33 है, हाइट की वैल्यू कितनी है उसकी 14 है, ये पता लग गया। अब इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट वो कहता है इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3, जो भी इसका एरिया होगा, जो भी इसका एरिया आएगा
वो 1/3 से रिड्यूस हो जाएगा, वो 1/3 से रिड्यूस हो जाएगा बाय ड्रिलिंग ए सर्कुलर होल थ्रू इट, कि उसमें एक सर्कुलर होल कर दिया, उसमें एक सर्कुलर होल कर दिया, ये लो ये होल हो गया, ठीक है। तो वो कहता क्या है, जो इसका टोटल एरिया आएगा, जो इसका टोटल एरिया आएगा वो 1/3 रह जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने एक ड्रिल से होल कर दिया इस ट्रायंगल में, ड्रिल से एक होल कर दिया ट्रायंगल में। तो वो कहता है उस होल जो हमने किया है उस होल का डायामीटर पता कीजिए, उस होल का हमें क्या पता कीजिए, डायामीटर पता कीजिए। तो ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। मुझे पता है कि ट्रायंगल का एरिया बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है 33 है, हाइट कितनी है 14 है, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, अब 33 गुना 7 कितना हो गया, 7 या 21, 22 और 23, 231 हो गया। ये क्या है, इस ट्रायंगल का टोटल एरिया, इस ट्रायंगल का टोटल एरिया कितना है 231। जब इस ट्रायंगल में होल किया गया तो इसका एरिया 1/3 रह गया, रिड्यूस्ड टू 1/3 बाय ड्रिलिंग ए सर्कुलर होल थ्रू इट, कहता है ना वो। तो अगर मैं देखो पूरी ट्रायंगल का एरिया 231 था, अब होल को छोड़कर ये कंप्लीट पोर्शन का एरिया हमें दे दिया कि 1/3 वो रिड्यूस हो गया, ये वाला, ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं टोटल ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दूं ये लाइंस वाला एरिया, तो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा, ये होल का एरिया आ जाएगा, यही बात है। अगर मैं कंप्लीट 231 के एरिया में से रिड्यूस्ड एरिया माइनस कर दूं, रिड्यूस्ड एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ होल का एरिया तो आएगा, टोटल में से ये लाइंस का एरिया जो कि 1/3 से रिड्यूस हो गया है, टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ होल आ जाएगा, एरिया ऑफ होल आ जाएगा। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, ये बात क्लियर। अब इसको काटते हैं हम, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है इतना। अब ये कितना आ जाएगा, 7 या 21 और 7 या 21, 77 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, 77। अब 231 में से 77 माइनस किया, 4, ये 5 और 1, दैट इज 154, दैट इज 154। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ होल, मतलब होल सर्कल तो होता है, जो मेरे पास होल है सर्कल तो होता है, क्योंकि मेरे पास सर्कल का एरिया πr² होता है, गिवन क्या है 154। तो यहां से मैं रेडियस फाइंड कर लूं, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। इतना क्लियर है, हाँ जी बोलो, इतना क्लियर है। 22 एकम 22, 22 7 154 होता है, 7 से 7 कितना हो गया 49, क्योंकि 7 ये r के साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से बना क्या, तो मेरे पास यहाँ से बना क्या, r का स्क्वायर आ गया, 7 7 49 होता है, क्योंकि मेरे पास r का स्क्वायर 49 आ गया, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि डायामीटर होता क्या है, डबल होता है रेडियस के, डायामीटर डबल होता है रेडियस के, क्योंकि मेरे पास रेडियस 7 है, क्योंकि मेरे पास रेडियस 7 है तो डायामीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यही वो होल है जिसका, यही वो होल है जिसका डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, जिसका डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है।
यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई, ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 6th क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ जी, इसकी जो स्टेटमेंट है हम रीड करते हैं, जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी। हाँ जी, क्लियर है इतना। अब हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है जल्दी से हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, राइट। हाँ जी, एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। 9 years hence father's age would be twice that of his son. What is the sum of their present age of father and son? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 46। हाँ जी, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास छठा क्वेश्चन है, दैट इज 6th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। कहता क्या है, प्रेजेंट में फादर की एज 3 गुना है सन की एज में। तो प्रेजेंट में फादर की एज 3 गुना है सन की एज में, लिख दिया। वो कहता है 9 years hence, 9 साल बाद फादर की एज डबल हो जाती है सन के। तो ये फादर है, ये सन है, डबल हो रही है, लिख दिया। अब डबल कब हो रही है, 9 years hence, मतलब 9 साल बाद ये क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब वो कहता है कि उनकी प्रेजेंट एजेस का सम चाहिए, फादर एंड सन की प्रेजेंट एजेस का सम चाहिए, क्योंकि मुझे वो आंसर फाइंड करना, राइट। तो बनेगा क्या, फादर इक्वल टू 3 सन है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। ये क्या बन गया, 3 सन प्लस 9 इक्वल टू 2 सन प्लस 18। कुछ नहीं किया, 2 से s को मल्टीप्लाई कर दिया, 2s आ गया। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया, क्योंकि 9 2 18 होता है। इतना क्लियर। अब ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इतना क्लियर। अब ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये बात तो क्लियर होगी। ये कितना आ गया, s, डिफरेंस कितना है 9 का। तो सन की एज क्या आ गई, 9 आ गई। अगर सन की एज 9 है तो फादर की एज क्या होगी, फादर की एज क्या होगी, 9 दिया 27 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सन की एज यहाँ में से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर। तो हमने अंत में फाइंड क्या करना था, फादर और सन की एज का सम। तो फादर की एज 27 है, सन की एज 9 है, 9 साल कितना हो गया 16, तो ये 36 आ गया। बोलो 36 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए 36 इज माई राइट आंसर। हाँ जी, हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 28 and that of the first 7 is 26 and that of the last 7 is 25, then find the 8th number. ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 65 एंड ऑप्शन डी 63। हाँ जी, 7th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए, जो भी इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, कहता क्या है,
एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 28 कि 15 कुछ रिजल्ट्स हैं, उनकी एवरेज दे रखी है हमें 28। ठीक है, 15 की एवरेज है 28, लिख दिया। अब वो कहता है फर्स्ट 7, पहले 7 अंकों की एवरेज है 26, लास्ट 7 की एवरेज दे रखी है मुझे 25। ठीक है, ये है फर्स्ट 7, ये है लास्ट 7। तो मुझे यहाँ से 8th की फाइंड करनी है कि 8th रिजल्ट का आंसर क्या है, नंबर क्या है, राइट। तो जिसने भी एवरेज चैप्टर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चैप्टर्स का, जिसने वो नहीं किया देख सकता है। मैं डायरेक्ट ही चलने वाला हूँ। 15 रिजल्ट्स हैं, बेसिक बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 7 की एवरेज 26 है, लास्ट 7 की एवरेज 25 है, टोटल एवरेज 28 है। इसकी फाइंड करनी है, इस नंबर की फाइंड करनी है, वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो हम कैसे करते थे, पहले इनका सम निकाल लें। 15 नंबर का सम क्या आ जाएगा, 15 इंटू 28, ये आ गया 0 4 1, ये 140 आ गया मेरे पास, सॉरी 420। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, 420 आ गया। अब वो कहता है पहले 7 की 26 है, पहले 7 की 26 है, मतलब 7 गुना 26 कर देंगे, ये कितना आ गया 2 8 182, 182 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 7 की एवरेज 25 है, 7 की एवरेज 25 है, तो ये मेरे पास क्या बन गया 5 और ये 14 17। ठीक है, 17 बन गया। तो हमने फाइंड क्या कर लिया, 15 का सम 420 है, पहले 7 का सम ये है, लास्ट वाले 7 का सम ये है, तो ये 7 7 14 नंबर्स हो गए। तो मैं अगर 15 नंबर में से 14 नंबर का सम माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो 8th नंबर बच गया वो आ जाएगा। 15 की कॉरेस्पॉन्डिंग 420 है, ये 14 इनका प्लस कर लें, 5 7 8 7 15, 357 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर, कितना आ गया 357। इनको हम माइनस कर लेते हैं, तो मेरा इसके बाद क्या आ जाएगा, राइट आंसर बनेगा। बोलो इतना क्लियर हो गया, कितना आ गया ये 3, लो जी 63 आ गया। मतलब जो मेरे पास 8th नंबर था ना, वो कितना था 63 था। क्लियर है ना कि आपके पास 15 आइटम्स हैं, उनका सम 420 है, पहली 7 आइटम्स का सम 182 है, लास्ट 7 का 175 है। अगर आपको ये पता करना है कि 8th आइटम का रेट कितना है, तो आप टोटल पैसों में से ये पैसे घटा दोगे, ये पैसे माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8th आइटम का पैसा आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस यहाँ पर रिजल्ट लिखा था, मैंने आपको समझा दिया पैसे से रिलेट करके। ठीक है, इतना क्लियर। ये था हमारा आज की क्लास का 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, A rectangular carpet has an area of 120 meter square and a perimeter 46 meter. Then find the length of diagonal. 15 meter, 16 meter, 17 meter, 20 meter. हाँ जी, 8th क्वेश्चन का जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में खास बात आप ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो वो भी आपको बताई जाएगी कि मेजर मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में क्या की जाती है।
हाँ जी, पहले वो क्या बोलता है, एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, हमने ड्रॉ कर लिया, उसका एरिया मुझे दे रखा है रेक्टेंगुलर कारपेट का। वैसे एक्चुअल में एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मुझे गिवन है दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात वो कहता है पेरीमीटर भी दे रखा है मुझे, पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है कितना है 46। एक्चुअल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 46 मीटर मेरे पास पेरीमीटर गिवन है। अब ध्यान से देखो, एरिया होता क्या है मेरे पास, एरिया, एरिया क्या होता है, टोटल एरिया, मतलब जो इसमें भरा जाएगा वो एरिया हो गया। अब पेरीमीटर क्या हो गया, इसकी सभी साइड्स का सम, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई 2, 46 गिवन है। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ये लेंथ फाइंड कर लेंगे, बट ये लेंथ तो फाइंड करनी ही है, हमें सिर्फ डायगोनल की लेंथ चाहिए, हमें सिर्फ डायगोनल की लेंथ चाहिए कि ये डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ क्या बनेगी। ठीक है, तो मैंने इसको स्मॉल एल लिख दिया, ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल बी। इतना क्लियर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे पास एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये बी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, ये एल क्या है, डायगोनल है, हमने लिख दिया डायगोनल है। ये क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल है। किसकी लेंथ ऑफ डायगोनल है, ये फिगर की, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड, तो एल प्लस बी कितना आ गया, 23 आ गया। ये मेरे पास एल प्लस बी कितना आ गया, यहाँ से 23 आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहले तो ये मेरे पास एक चीज ये है, एक चीज ये है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये लेंथ प्लस ब्रेथ है, इनकी मेरे पास कुछ वैल्यू गिवन। बोलो इतना क्लियर है ना, मुझे इनकी वैल्यू गिवन है कि क्या होगी। ठीक है, अब मेरे पास एक बेसिक मेथड है, बेसिक अप्रोच है, उसके साथ हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ है, अगर सम गिवन हो प्रोडक्ट गिवन। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर माइनस लेंथ माइनस ब्रेथ का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगी, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। याद है ना, जिसने भी नहीं देखा, नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में ये ट्रिक बताई गई है, ये मेथड है, फॉर्मूला है, इसको आप एज इट इज याद करोगे कि दो चीजें हैं, उनका सम गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है, प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सम कितना है, 120 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 120 का स्क्वायर माइनस लेंथ माइनस ब्रेथ को मैंने लिख दिया एज इट इज। प्रोडक्ट कितना है मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास सम था 23, सम 23 है, प्रोडक्ट 120 है, तो ये कितना आ गया, 4 गुना 120। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर, हाँ जी जल्दी से कमेंट करें, 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 529 होता है, माइनस लेंथ माइनस ब्रेथ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 12 चौक कितना हो गया 48, तो ये 480 आ गया। बोलो इतना क्लियर, कितना आ गया मेरे पास, ये 480 आ गया। अब मुझे लेंथ माइनस ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर, लेंथ माइनस ब्रेथ यहाँ प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 480 लिख दिया। ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का आ जाएगा, लिख दिया मैंने। क्लियर इतना। अब 9 में 0 गए 9, इतना क्लियर है।
ये क्या आ गया 49 आ गया, 12 में से 8 के 4 आ गया। तो लेंथ माइनस ब्रेथ कितनी आ गई 49 इतना स्क्वायर, तो लेंथ माइनस ब्रेथ 7 आ जाएगा मेरे पास। बोलो इतना क्लियर हो गया। लेंथ माइनस ब्रेथ कितना हो गया मेरे पास 7 हो गया। अब ये सम है, ये डिफरेंस है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। लेंथ माइनस ब्रेथ 7 है, लेंथ प्लस ब्रेथ 23 है, इनको प्लस करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा। तो 2 लेंथ क्या आ गया मेरे पास 30 आ गया। लेंथ प्लस लेंथ 12, 7 प्लस 23 30। तो लेंथ यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास 15 आ गई। अगर मेरे पास लेंथ 15 है, अगर मेरे पास लेंथ 15 है तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास, ब्रेथ कितनी आ गई 23 माइनस 15। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। 23 माइनस 15 आ गया, तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास 8 आ जाएगी। बोलो क्लियर है। मैंने यहाँ लेंथ की वैल्यू 15 पुट कर दी, 15 प्लस का है, राइट साइड जाएगा माइनस का, 23 में से 15 गए 8 आ गया, 23 में से 15 गए 8 आ गया। तो मेरे पास लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई। यहाँ पुट करते हैं, लेंथ 15 है, ब्रेथ 8 है। हाँ जी, ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। रूल कौन सा अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। सोल्व कैसे करेंगे करते हैं। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये बन गए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ जी, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8। ये क्या बन गया 289। अगर एल स्क्वायर 289 है तो एल कितना हो जाएगा मेरे पास 17 हो जाएगा। एल ओ कितना हो जाएगा 17, मतलब ये 17 मेरे पास क्या आ गया 17 मेरे पास क्या आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल। ये मेरे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ डायगोनल। तो उसने वही तो बोला था, उसने वही तो बोला था डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी जाती 17 मीटर। तो मेरे पास 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर इज माय राइट आंसर। बोलो भाई इतना क्लियर हो गया कि करना कैसे था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। अब हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी। हाँ जी, सर्टेन नंबर ऑफ मैन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी वीडियो टाइम एंड वर्क वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, पार्ट 2 में है ये क्वेश्चन का कंसेप्ट पार्ट 2 में है, बट ये क्वेश्चन आप यहीं पर समझना थोड़ा सा डिफरेंट है। करना कैसे हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, 9th क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 70 days. If there were 2 men less, it could be finished in 10 days more. How many men are there? तो कितने मैन है यहाँ 15, 17, 16, 12। हाँ जी, 15, 17, 16, 12। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी इसका राइट आंसर बनता है। हाँ जी, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। वो कहता है सर्टेन नंबर मैन है, ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहता है सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, किसी काम को कंप्लीट करते हैं 70 डेज में, किसी काम को कंप्लीट करते हैं वो 70 डेज में।
मल्टीप्लाई कुछ मैन्स हैं, इक्वल किसके है कि 2 मैन चले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैन मैंने एक्सपोज किए थे, चले जाते हैं मतलब 2 कम हो गए, तो मैन इतने बच गए। वो कहता है, आप ध्यान से सुनना, 2 मैन चले गए तो काम ज़्यादा देर लगेगी कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करना है, कुछ टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, तो क्या होगा मेरे पास, वो कहता है 10 डेज मोर, तो 80 डेज में कंप्लीट करेंगे। यहाँ वो 70 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ वो 80 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 70 डेज इफ देयर वर 2 मैन लेस। अगर 2 मैन चले जाएं, काम उतना ही है, काम तो उतना ही, 2 मैन चले गए तो वो काम 10 दिन ज़्यादा लेगा कंप्लीट करने में, क्योंकि 70 डेज में ये एक्स मैन काम कंप्लीट कर रहे थे, तो x माइनस 2 मैन उस काम को 10 दिन ज़्यादा मतलब 80 दिनों में करेंगे। सोल्व करते हैं, 0 से मैंने 0 काट दी, ठीक है। ये बना क्या, 7x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 8, तो 7x क्या बना, 8 दूनी, सॉरी 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 दूनी 16, ये बन गया। अब 16 यहाँ माइनस का है, इधर आकर प्लस का, 17 यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस का 7x, इतना आ गया x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16। मतलब जो वो काम होगा 16 मैन करते हैं उसको 70 डेज में। अब ये क्या हो गया, 14 मैन उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, 80 दिनों में। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट का लॉजिक था जो हमने बड़ी आसानी से लगा दिया। लॉजिक क्या था, कुछ मैन 70 दिनों में काम कर रहे थे, 2 मैन कम 80 दिनों मतलब 10 दिन ज़्यादा काम कर रहे थे। हमने निकाली कितने मैन थे, 16 जो काम करते थे 70 दिनों में, 14 मैन क्योंकि 2 घट गए, कितनी देर में काम करेंगे वो, 80 डेज में जो काम है वो कर लेंगे। दैट इज माई सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 16। इतना क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है उसकी हम जल्दी से इसको रीड करते हैं। हाँ जी, A bananas are bought at a rate of 24 for a rupee. How many must be sold for a rupee in order to gain 20%? Option A 20, option B 18, option C 22, option D 16। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से है जो आज की क्लास का 10th क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। 30 सेकेंड्स आ गए हैं आपके पास। हाँ जी, इफ बनानास आर बोट एट ए रेट ऑफ 24 for a rupee, कहता क्या है कि 24 बनाना खरीदे गए हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस है कितने रुपए की है, ₹1 के। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है तो 1 रुपए के 24 बनाना नहीं आते, वैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो 24 बनानास का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो वो कहता है 20% गेन करने के लिए गेन होना चाहिए कितना, 20%। तो हमने ये फाइंड करना है, अगर 20% गेन होना चाहिए तो कितने बनाना वो सेल करेगा 1 रुपये में, कितने बनाना वो सेल करेगा 1 रुपये में। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी। हाँ जी, हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, SP इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमने जब 40 क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था। ये फॉर्मूला क्यों बना, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया गया। ठीक है, हाँ जी, तो CP देखो 24 बनाना इसका CP है,
मुझे CP चाहिए सिर्फ एक बनाना का, तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू 1/24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड होगा तो यही बनेगा। तो SP इक्वल टू 1/24 आ गया CP की जगह पे। अब प्रॉफिट कितना है, 20% है, 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120/100 है। क्लियर, जीरो से मैंने जीरो काट दी, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये आ गया। ऊपर 1 है तो SP इक्वल टू 1, नीचे 10 टू 20 है, ये 20 आ गया। अब ये वाला कंसेप्ट यही बन गया, ये वाला कंसेप्ट यही बन गया, तो 20 डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 20 SP कितना आ गया, 1। मतलब कि 24 बनानास का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये था, 24 बनानास का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये था। अब मैंने सेल कर दिए, 20 बनाना बेच दिए 1 रुपये में, 20 बनानास बेच दिए 1 रुपये में, मुझे क्या हुआ, 20% गेन हुआ। तो यही मुझे फाइंड करना था, कितने बेचे, 20 बेचे, कितने रुपए के बेचे, 1 रुपये के बेचे, कितने परसेंट गेन हुआ, 20% गेन। क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 10th क्वेश्चन का, जो कि आपका हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जो आपके पास अपकमिंग वीडियो है आपके पास जल्दी से आ सके। थैंक यू वेरी मच।